हेलो स्टूडेंट्स, भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को आज की इस क्लास में हम बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर या सिद्धांत पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए, ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। बोर्ड एग्जाम में इनके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी लोगों को इनको यहाँ पर कराने वाले हैं, ज्यादा थ्योरी वगैरह नहीं लिखाने वाले। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आना यहाँ से तय। देखिए, दोनों में से एक ही आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा हमको तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करना है और उसके बाद परावर्तन की व्याख्या, मतलब दोनों प्रश्नों को यहाँ पर बताना है। तो परावर्तन की व्याख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ध्यान से देखिएगा, परावर्तक पृष्ठ ऐसे ही बना लेते हैं, बड़ा बनेगा ना। परावर्तक पृष्ठ में एक भाग पर क्या होती है भैया? पिंड की कलाई होती है। ये आप देख पा रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ में एक भाग पर क्या होती है भाई? पिंड की कलाई होती है। ए डैश बी डैश, या इसको आप जेड जेड डैश भी व्यक्त कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। कोई परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश मानता है, जेड जेड डैश ही माने लेते हैं क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में जेड जेड डैश परावर्तक पृष्ठ माना है। यहां पर लिख दीजिएगा परावर्तक पृष्ठ। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है जो कि अनंत पर स्थित है और उससे एक समतल तरंगाग्र जो है वो तिरछा निकलता है, मतलब एक समतल तरंगाग्र निकलता है और वह समतल तरंगाग्र जो होता है इस परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। तो समतल तरंगाग्र देखिए कितना आसान तरीके से भी हम बना देंगे आप सभी लोगों के समक्ष। ये हम एक तिरछा समतल तरंगाग्र बना दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। देखिए कितना आसानी के साथ बन गया। ठीक, और इन तरंगों पर जो ये लाइन होती है ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, आपको पता होना चाहिए। मतलब ये कोण 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा एक तिरछा समतल तरंगाग्र है और ये चूंकि आपतित हो रहा है इसलिए इसे आपतित तरंगाग्र बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? आपतित तरंगाग्र बोला जाएगा। आपतित तरंगाग्र इसे बोला जाएगा। ठीक है, बताइए कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं है ना। चलिए भाई आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर गलती हो गई, छोटी सी तरंगाग्र। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब भी खींच लेंगे। भाई परावर्तन की व्याख्या करना है तो परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हमको परावर्तन के दोनों नियम आना चाहिए, है ना। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं और दूसरा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इन दोनों नियमों को हम जो है क्या करते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा व्यक्त कर देते हैं तो तरंगों के परावर्तन की व्याख्या हो जाती है। ये अभिलंब इसको n1 से व्यक्त करेंगे क्योंकि दो अभिलंब खींचेंगे ना अभी। ये पहला अभिलंब हो गया आपका नॉर्मल, नॉर्मल से अभिलंब को बोलते हैं, तो n1 हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो समतल तरंगाग्र मैंने इस परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित किया है, इस समतल तरंगाग्र की जो पहली तरंग है ये आप देख पा रहे हैं, ये परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर आपकी आपतित हो रही है। जितने समय में, ध्यान समझिएगा, जितने समय में दूसरी तरंग बिंदु बी पर होती है उतने समय में तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र की पहली तरंग जो होती है वो परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित हो जाती है। जो चीज मैं बोल रहा हूं यही आपको हिंदी में लिखना है कि माना हमारे पास जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक प्रकाश स्रोत जो अनंत पर स्थित है उससे एक समतल तरंगाग्र जो होता है वो तिरछा ए बी आपतित होता है। समतल तरंगाग्र ए बी की जो पहली तरंग है वह बिंदु ए पर आपतित होती है पहले, और जो दूसरी तरंग होती है वो उतनी समय बिंदु बी पर होती है। जितने समय में ये बिंदु बी वाली जो है ये चलकर यहां पर आएगी कि नहीं आएगी, परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए डैश पर पहुंचती है, उतने समय में तो ये यहां से परावर्तित हो चुकी होगी। लेकिन ये परावर्तित जो हो चुकी होगी वो कितनी दूर तक जाएगी ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी से ए डैश तक चाप लेते हैं और वो चाप इस लाइन पर ऐसे लगा देते हैं। ठीक, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जितने समय में समतल तरंगाग्र की जो दूसरी वाली तरंग है वो बी से ए डैश पर पहुंचती है उतने समय में समतल तरंगाग्र की जो पहली तरंग है वो ए से कहां पर पहुंच जाती है, वो ए से बी डैश पर पहुंच जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये इस पर आएगी तो रुकेगी तो है ना, ये भी क्या हो जाएगी भाई, परावर्तित हो जाएगी ऐसे। यहां पर भी क्या खींच लेंगे, अभिलंब खींच लेंगे हम।
ये हमारा अभिलंब दूसरा वाला है, इसको N2 नाम दे देंगे हम। क्या नाम दे देंगे भाई? N2 नाम दे देंगे हम। ये हमारा N2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन और इस लाइन को मिला देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा परावर्तित तरंगाग्र। क्या मिल जाएगा भाई? परावर्तित तरंगाग्र। ये जो तरंगाग्र बोला जाएगा इसे बोलेंगे परावर्तित तरंगाग्र। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप फिगर समझ गए तो बहुत ही आसान और बहुत ही कम शब्दों में इसकी व्याख्या आपको समझ में आने वाली। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मेन रोल जो है इसमें वो है कोणों का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कोई ये आपका क्या परावर्तक पृष्ठ, ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण बनता है। यहाँ पर ये नॉर्मल N1 है, ये आपतित तरंग है, तो इसके बीच जो एक कोण बनेगा ये आपतन कोण I बनेगा। अभी मैं बता चुका हूं कि ये कोण जो होगा वो पूरा 90 होगा। भाई अगर समझिए, ध्यान से मेरी बात को समझिए, नॉर्मल था, ये आपतन कोण I हुआ और ये कोण आपका यहां से लेकर यहां तक 90 है। तो ये बताओ, अगर ये कोण I हो गया और ये पूरा 90 है, तो ये वाला कोण जो हो जाएगा वो 100% 90 माइनस I हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 90 है। अब यहां पर आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग चित्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। मेन काम क्या है? कोण का है। ये कोण आपका 90 माइनस I हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अभिलंब है, ये तल है, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखा जाए तो ये ऐसे लाइन है और ये कोण 90 माइनस I। कितना है? 90 माइनस I। तो तुमसे कहा जाए ये कोण कितना हो जाएगा, तो आपको I बोलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कोण 90 है। तो यहां से यहां तक का जो कोण हो जाएगा वो कोण आपका I हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। अब आगे बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ? परावर्तन। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण R बनेगा। अब एक चीज बताइए मुझे, इस लाइन और इस लाइन के बीच कोण, अभी मैंने तरंगाग्र में बताया था, ये किरण क्या होती है? लंबवत होती है। तरंग संचरण के लंबवत होती है। ये तरंग संचरण है, ये लाइन जो खींची जाती है, जो जिससे पृष्ठ का निर्माण होता है, तरंगाग्र का निर्माण होता है, वो जो होता है तरंग संचरण के लंबवत होता है। तो अगर ये कोण R है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे 90 माइनस R, क्योंकि दोनों का योग 90। अब ये वाली लाइन को देखिए और इस वाली लाइन को देखिए, और ये लाइन जो है आपकी ऐसे गई है, और इस कोण का मान आपने बताया है 90 माइनस R। तो 100% ये पूरा कोण R है, 90 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये वाला, ये कोण R हो जाएगा। ठीक है, बस ये बात आप पहले इतनी बात समझना बहुत जरूरी है। बस समझ लीजिए, परावर्तन की व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। अब चूंकि ये घटना एक ही माध्यम में हो रही है, तो अगर मान ले माना माध्यम में चाल, प्रकाश की चाल v हो, तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है? समय। होता है कि नहीं? आप बताइए, होता है। तो मेरी बात को समझिएगा, जो दूरी B से A डैश तक है वही दूरी A से B डैश तक होगी, क्योंकि उतने ही समय में यहां पर आएगा, A से B तक तरंगिकाएं निकलेंगी, द्वितीय तरंगिकाएं B डैश पर पहुंच जाएंगी, ठीक। लेकिन बात समझ, समय उतना ही है और चाल कितनी है? V है। तो जब दूरी निकालेंगे तो दूरी देखिए, जब हम A B डैश की वैल्यू निकालेंगे तो A B डैश बराबर चाल V और समय कितना? T। या B A डैश निकाल के देख लो, उतनी ही दूरी है, B से लेकर A डैश तक की उतनी दूरी, क्योंकि इतनी दूरी से यहां पर मैंने चाप लगाया है। तो B A डैश बराबर चाल गुणे में समय। A B डैश और B A डैश की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे क्या? यहां पर ले लेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे? एक त्रिभुज लेंगे A B A डैश। A B A डैश में हम लोग ले सकते हैं साइन आई। साइन थीटा बराबर सब कोई विद्यार्थी पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में ये कोण हुआ, इस कोण के सामने भुजा लंब क्या हो जाएगी? कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी बी ए डैश। भाई कोण के सामने की भुजा ही तो लंब होती है, बटे में कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा? मैंने कहा था ये जो रेखा होती है वो इन तरंगों के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो क्या यहां पर 90 नहीं बनाएगी? 90 बनाएगी। तो ये 90 बनाएगी, तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी ए ए डैश। कर्ण कितनी हो जाएगी? ए ए डैश। बी ए डैश की वैल्यू अभी हमने बताई वी टी, बटे में कितना हो जाएगा? ए ए डैश। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसी प्रकार हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा होगा? ए बी डैश ए डैश। ए बी डैश ए डैश में
हम लोग ले लेंगे साइन आर। क्या ले लेंगे? साइन आर। अब साइन आर कोण लिए हैं, लेकिन साइन थीटा बराबर होता तो लंब बटे कड़ ही है, तो आर के हिसाब से ध्यान से देखिएगा, जो लंब हो जाएगा वो ए बी डैश हो जाएगा, ठीक। और कर्ण जो हो जाएगा, देखिए ये वाली लाइन भी तो इस तरह पर लंब होगी, तो इस 90 डिग्री का यहाँ कोण होगा, इसके सामने भुजा कर्ण ए डैश हो जाएगी। ए बी डैश की वैल्यू अभी आपने बताया v इंटू में टी है, बटे में ए डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखा जाए तो साइन आई की वैल्यू वही आई है जो साइन आर की आई है, तो हम समीकरण 1 व 2 से ये कह सकते हैं कि जो साइन आई होगा वो साइन आर के बराबर होगा। जो विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यहाँ साइन से साइन कटेगा नहीं, ठीक है। जब साइन आई बराबर साइन आर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोण आई है वो किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है। और यही परावर्तन का क्या है भाई? द्वितीय नियम है कि नहीं? द्वितीय नियम। अच्छा, प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्त और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, तो ये आपको तीनों एक तल में दिखाई पड़ रहे हैं कि आपतित तरंग जो है और परावर्तित तरंग जो है और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसको मैंने गणितीय विधि से कर दिया है सिद्ध। अब जब परावर्तन के दोनों नियमों की पुष्टि हो गई है तो इसका मतलब हमने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या को भी क्या कर दिया? मैंने प्रूफ कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया, कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए इसे रब किया जाए। अब हम लोग परावर्तन की व्याख्या इसी में देख लेते हैं। ये हो गई हमारी, सॉरी, परावर्तन की हो चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। ये दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तो नहीं आया था, इस साल आएगा, ये मैं कहता हूं, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिए, 2-4 मिनट का काम है। तो अगली हेडिंग आप यहाँ परावर्तन की जगह क्या कर देंगे? अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या, इसके लिए क्या करेंगे? आप एक अपवर्तक पृष्ठ का निर्माण करेंगे। अब भाई अपवर्तक पृष्ठ पर तो पेंट की कलाई होती नहीं, माना हमारे पास एक जेड जेड डैश अपवर्तक पृष्ठ है, सेम वही लैंग्वेज आपको बोलना है, बस परावर्तक पृष्ठ की जगह क्या हो जाएगा? अपवर्तक पृष्ठ, ठीक। हमारे पास एक स्रोत है जो अनंत पर स्थित है, उससे चलने वाला जो तरंगाग्र है वो समतल तरंगाग्र, एक तिरछा समतल तरंगाग्र इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या होता है? आपतित होता है, ठीक। अब इस तरंगाग्र में ध्यान दीजिएगा, इन तरंगों के लंबवत जो खींची गई पृष्ठ होता है, जिससे पृष्ठ का निर्माण होता है, उससे क्या कहते हैं? तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र हो गया, इसको हम आपतित तरंगाग्र बोलेंगे, आपतित तरंगाग्र। इसको नाम दे सकते हैं ए बी। इसकी पहली तरंग इस अपवर्तक पृष्ठ पर पहले आएगी। जितनी समय इसकी पहली तरंग अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर उपस्थित होती है, उतनी समय समतल तरंगाग्र की दूसरी तरंग बिंदु बी पर उपस्थित होती है, ठीक। अब चूंकि यहां पर अभिलंब कीजिएगा क्योंकि यहां पर अपवर्तन की घटना होने जा रही, ध्यान दीजिएगा, ये आपका नॉर्मल n1 हो गया, ठीक। अब ये प्रकाश किरण जब आएगी इस अपवर्तक पृष्ठ पर तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और ये इस तरीके से देखिए भाई माध्यम में आगे बढ़ेंगे, अपवर्तित हो जाए। पहले माध्यम में हम चाल मान लेते हैं v1 और दूसरे माध्यम में चाल मान लेते हैं v2, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में जो चाल होती है वो अलग अलग होती है, ओके। अब जितने समय में, ध्यान दीजिएगा, जितने समय में दूसरी, ये जो आपका तिरछा समतल तरंगाग्र है, इसकी दूसरी तरंग बिंदु बी से चलकर आपकी जेड जेड डैश के पृष्ठ के बिंदु ए डैश पर पहुंचेगी, टी समय में मान लीजिए पहुंचती है, उतने समय में ये तरंग जो है कहां पर पहुंचेगी? इसके लिए यहां पर बी ए डैश की चाप लेकर के ऐसे चाप लगा लेंगे, तो ये पहुंच जाएगी ए से लेकर कहां पर पहुंच जाएगी? बी डैश पर पहुंच जाएगी। अब यहां पर भी अभिलंब ही खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी अभिलंब ही खींचेंगे। और प्रकाश किरण आप सभी को पता है कि जब आएगी इस पृष्ठ पर तो अपवर्तित होगी ही, और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर ही झुकेगी, इसलिए इसको झुका रहे हैं, ठीक। और जब इस लाइनों को हम मिला देंगे आपस में, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमको जो प्राप्त होगा वो अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होगा। ये जो तरंगाग्र हमें प्राप्त हो रहा है, ये वाला आगे वाला, ये और ये, इस तरंगाग्र को हम लोग कहते हैं अपवर्तित तरंगाग्र। बात समझ में कि नहीं समझ में? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सॉरी,
अपवर्तित तरंगाग्र की अगर हम बात करें तो ये आपको मिल गया। अब बात आती है कोण की, ये नॉर्मल N2 मतलब दूसरा अभिलंब खींचा गया है। अब आपको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण बनता है। इन दोनों कोणों का योग 90 होगा, मैं अभी बता चुका हूं। तो ये अगर आई है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। अब ये वाला पूरा कोण कितना है आपका, 90 है, और ये 90 माइनस आई है, तो 100% ये वाला कोण आपका कोण आई ही होगा। अब यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अब ये वाली जो लाइन है वो अपवर्तित किरण पर क्या है, इस तरंग पर क्या है, लंब है, तो ये कोण आर है, तो ये कोण 100% 90 माइनस आर होगा, तभी तो दोनों का 90 है। अच्छा एक चीज बताओ भाई, ये किरण ऐसे, ये अभिलंब ऐसे है, ये ऐसे है, और यहां पर देखा जाए तो ये वाला कोण जो है वो 90 माइनस आर है। आपको पता है ये अभिलंब है, ये पूरा कोण 90 है, तो ये 90 माइनस आर है, तो 100% ये वाला कोण कितना होगा, तो आप सीधा कहेंगे ये वाला कोण हमारा कोण आर होगा। सबसे बड़ी बात है इसमें कोण को पकड़ना, कोण को निकालना। कोण निकालना सीख गए, सब काम हो जाएगा। अभी देखना अपवर्तन की व्याख्या हम कैसे किए दे रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या बोलना है कि जो समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है उसकी पहली तरंग क्या करती है भाई, आती है इस अपवर्तक पृष्ठ की जितनी समय बिंदु ए पर होती है उतनी समय पर दूसरी तरंग बिंदु बी पर होती है। बिंदु बी वाली तरंग अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए डैश पर जितनी समय में पहुंचती है v1 चाल से, उतनी ही समय में जो आपकी पहली तरंग होती है वह अपवर्तक पृष्ठ से चल करके बिंदु बी डैश तक पहुंच जाती है उतने ही समय में। तो इसी चाप से मैंने क्या किया है, इसी दूरी से यहां पर मैंने चाप लगा दिया। फिर बी डैश ए डैश को मिलाने पर प्राप्त जो तरंगाग्र होता है उसे अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपको करना क्या है, वही चीज, माना पहले माध्यम में चाल v1 दूसरे माध्यम में चाल v2 हो, टी समय में जो है बराबर दूरी तय कर रही है। तो इस स्थिति में अगर हम क्या करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम समकोण त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में अगर हम साइन आई की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इस कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी बी ए डैश, और कर्ण की बात अगर बात करें तो ये कोण 90 डिग्री भी मैं बता चुका हूं, तो कर्ण के सामने भुजा हो जाए, सॉरी लंब के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी ए डैश। बी ए डैश बराबर बी ए डैश, ये दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितनी है पहले माध्यम में v1 और समय कितना लग रहा है t, तो v1 t बटे ए डैश, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दूसरा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा, ये ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में हम क्या लगाएंगे भाई, साइन आर बराबर साइन थीटा बराबर होता है, थीटा के सामने भुजा लंब, लंब क्या हो जाएगी ए बी डैश बटे कर्ण कितना हो जाएगा, इसके सामने भुजा ए डैश। ए बी डैश की अगर बात करें तो ए बी डैश दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है दूसरे माध्यम में चाल गुणे समय, समय टी लग रहा है ए डैश, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, तो साइन आई बटे कितना हो जाएगा आपका, साइन आर हो जाएगा। साइन आई की वैल्यू कितनी है, v1t बटे में ए डैश, साइन आर बराबर कितना है v2t बटे में ए डैश, ए डैश से ए डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2। भाई v1 बटे v2 क्या था, स्नेल का नियम ही तो था। आपने स्नेल के नियम में क्या पढ़ा था, देखिए भाई स्नेल के नियम में पढ़ा था साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 बटे n1, पढ़ा था कि नहीं, और n बराबर आपका क्या था, तो आप कहेंगे c बटे में v, और दूसरे माध्यम में जो चाल है वो आपकी v2 है, n1 बराबर c बटे v1 हो जाएगा, c से c कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 ऊपर चला जाएगा बटे में v2। तो चाहे आप ये बोलिए और चाहे आप ये बोलिए, बात तो एक ही है ना, इसी को आगे तोड़ दिया गया बस। तो ये क्या है, स्नेल का नाम लिखेंगे, यही अपवर्तन संबंधी द्वितीय नियम है, संबंधी द्वितीय नियम या स्नेल का नियम है, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, द्वितीय नियम है। देखिए अपवर्तन की व्याख्या करनी थी तो अपवर्तन के नियम आपको पता होना चाहिए। पहला क्या होता है अपवर्तन का नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, तो आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में आपको देखने को मिल रहा है।
और दूसरा जो नियम था वो ये कहता था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, ये चीज सिद्ध करो, ये चीज दोनों का मतलब एक ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपने क्या कर दिया, स्नेल के नियम को भी प्रूव कर दिया, दूसरा नियम आपने घटती भी इससे प्रूव कर दिया। तो अपवर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या हो सकी। ठीक है, हाइगेन साहब ने प्रकाश को तरंग माना था और उस आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की है। आगे जो है व्यतिकरण की व्याख्या जो है प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग मान करके थॉमस यंग ने की है, और फ्रेस्नेल साहब ने या फ्रेनेल साहब ने, हम कहीं कहीं पर बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, विवर्तन की व्याख्या की प्रकाश तरंग को अनुदैर्घ्य मान करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम बात करें तो द्वितीयक तरंगों के द्वारा तरंगों के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या आपके सामने हो गई है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को मिलते हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।